हेलो गाइस, मैं हूं सोहित चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ मास जो है किस तरह से होता है और ये जो मास रहता है हम उसको किस तरह से मेज़रमेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या है। और सबसे ज़्यादा जो डाउट जाने वाला जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे भी हम जो है क्या करेंगे, इसकी ऐसा यूनिट को डिफाइन करेंगे प्लेन कांस्टेंट के संग। देखिए, अब मैं आपको लेक्चर की शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ कुछ मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो आपका प्लैंक कांस्टेंट वगैरह लिया गया है, ये जो है मैं पूरा समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपकी कुछ बुक होंगी जैसे 2018-19 वगैरह की, तो वहाँ पे क्या है, ये जो है ये प्लैंक कांस्टेंट वाला टॉपिक उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने सिंपली जो है इसकी एसआई यूनिट को किससे डिफाइन कर दिया है, आपका एक प्लेडियम इरिडियम का एक जो है सब्सटेंस वगैरह होता है, उससे उन्होंने इसको डिफाइन किया है केजी को। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको रेट डिफाइन करके इन्होंने प्लैंक कांस्टेंट के संग जो है इसको रेट वगैरह करके केजी को डिफाइन किया है। वो हम समझेंगे पूरा किंग कैसे और किस लिए किया है। तो अभी के लेक्चर में तो हम आपका इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इसको क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा आपको दिख रहा है कि जो मास है आपका वो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आया आपके लिए मैटर। तो मैटर होता क्या है, आप क्या जानते हो मैटर के बारे में? तो आपने क्लास 10th में जो है पढ़ चुके हो कि मैटर एक कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, और जिसके पास एक डेफिनेट मास होता है। तो यहाँ पे उसे मैटर बोलते हैं। अब जो मैटर रहता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है मास। जैसे मैंने आपको क्या बताई थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी, तो उनमें से जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मास है, और जो कि किसके अंदर पाई जाती है, कोई भी मैटर के अंदर पाई जाती है। अब मैटर आपका कुछ भी हो सकता है दुनिया की चीज़, तो उसके अंदर जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो होगी वो मास पाया ही जाएगा। तो ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, इतना आपको समझ आना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है हमसे कि ये जो रहता है आपका मास जो रहता है वो तो ना कि भाई आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर पे डिपेंड करता है, और ना ही लोकेशन पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की इन स्पेस में। अब स्पेस का मतलब होता है ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाओ उसको आप, उसको जो उसका जो मास रहेगा वो ना तो टेम्परेचर के कारण बदलेगा, ना ही प्रेशर के कारण बदलेगा, ना ही लोकेशन के कारण बदलने वाला है। और आपको यहाँ पे एक और बात जो है समझनी चाहिए कि मास और हम वेट की जब बात करते हैं तो मास और वेट आपस में क्या होते हैं, डिफर होते हैं। वेट जो होता है वो होता है जब ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करें मास के संग तब हमें वैल्यू मिलती है, उसे हम बोलते हैं वेट। लेकिन जो मास रहता है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी रहती है उसकी, किसी भी मैटर की। तो वो जो रहता है वो आप कहीं भी जैसे मून पे चले गए तो आप देखते होगे यार किसी का वेट बढ़ गया घट गया, तो वहाँ पे उसका मास घटता बढ़ता नहीं है, वहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू रहती है वो घट बढ़ जाती है, जिसके कारण से मास जो रहता है उस बॉडी का वो घट बढ़ जाता है। ये जो है आपको समझना होगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मास ले वो वहाँ पे जो मास रहता है वो जो रहता है कभी भी घटता या बढ़ता नहीं रहता है, वो जो रहता है बिल्कुल कांस्टेंट रहता है किसी भी बॉडी का। तो इतना समझना होगा इस लोकेशन वर्ड को ध्यान में रखते हुए कि यदि आप जैसे मार्स पे चले गए या मून पे चले गए तो वहाँ पे आप देखोगे किसी बॉडी का जो है वेट घटेगा, मास नहीं घटेगा, पहली चीज़। दूसरी यहाँ पे ये आपको दिख रहा है प्रेशर। तो प्रेशर का क्या सेंस है? प्रेशर का ये सेंस है कि जैसे आपने क्या कि कोई बॉडी ली और उस पर आपने कितना ही प्रेशर लगा लो, उसका जो मास रहेगा वो एज इट इज ही रहने वाला, मास वहाँ पे उसका ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा। दूसरी बात हम बात करते हैं भाई साहब की टेम्परेचर की। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि सिंपली आपने क्या किया, किसी भी बॉडी को ली उसको हीट अप कर दिया, तो हीट अप करने से क्या होगा कि वहाँ पे जो उसका मास रहेगा वो डिफर नहीं करेगा। तो इतनी लाइन आपको ये बताती है। अब हम लेते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट, और वो इस लाइन में आपको समझना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो एसआई यूनिट है आपकी मास की वो है, हमने क्या बनाई है, किलोग्राम बनाई है, जिसे हम केजी बोलते हैं। अब जो केजी है, इट इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग, इसे हमने डिफाइन किया है टेकिंग करके किसकी भाई, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसकी, प्लैंक कांस्टेंट की, और जो कि हम शॉर्ट में से एच करके डिनोट करते हैं, और जो कि होती है आपकी कितनी, 6 पॉइंट जो है आपका 62607015 इंटू में 10 दी पावर आपका माइनस का 34। ये होती पूरी पूरी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट में एच बोलते हैं, इतना समझना होगा। और जिसकी जो हम यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जूल सेकंड करके, या जो है हम इसका फिर वो निकालते हैं, मतलब जो ऐसा यूनिट वगैरह जिसकी डायमेंशन वगैरह निकालते हैं तो वो निकलती है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा किसका निकलता है भाई साहब, ये निकलता है हमें प्लैंक कांस्टेंट जो है एच की वैल्यू। इतना हमें समझ आ गया। आगे देखिए बोल रहे हैं कि जो आपका मीटर वगैरह है, ये जो मीटर दिख रहा है और जो सेकंड है वो हमने डिफाइन किए हैं आपका क्या है, टर्म ऑफ अ सी एंड डेल्टा वी सी जी एस में।
अब देखो, कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन गई होगी, मैं बोल रहा हूँ आप में से जो है 100% को कन्फ्यूजन गई होगी, यार क्या बोल दी इस लाइन ने, क्या मतलब है इसका। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या है, और मैं आपको बिल्कुल साइड में करके इसकी जो है मीन को बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, कि हमने क्या पढ़ा है, या फिर आपने जो है देखा भी था कि हमने एक इस तरह से क्या पढ़ा था कि ई इजकल टू एम सी स्क्वायर करके हमने एक जो है पढ़ चुके हैं ना। क्या पढ़ चुके हैं, एम सी स्क्वायर करके पढ़ चुके हैं, जिसे हम आइंस्टीन की इक्वेशन बोलते हैं, ये आपने पढ़ ली है। अब होता क्या है कि जो आपका ई इजकल टू एम सी स्क्वायर है ये आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई साहब, कि यदि हम क्या कर पाएँ, इस एनर्जी को कर मतलब कि प्लैंक कांस्टेंट की टर्म में ले आएँ, या फिर इस सी को उधर ले जाएँ, तो हमें क्या मिलेगा, जो एम है, जो मास है, वो बिल्कुल हमें मिल जाएगा। तो अब हम करें क्या, तो हमने फिर एक और चीज़ पढ़ी है कि जो एनर्जी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो होता है आपका क्या, एच म्यू करके। यहाँ पे जो म्यू होता है वो होता है क्या, फ्रिक्वेंसी, और एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करा देते हैं, और हमारे पास निकल के आएगा कि एच म्यू इजकल टू आपका एम सी स्क्वायर आ गया। अब हमें एक और चीज़ पता है कि यदि हम इसको इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच म्यू ओवर जो है आपका क्या, सी स्क्वायर इजकल टू एम। अब यहाँ पे देखो, एक टाइम के लिए आपका जो सी रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट, वो भी कांस्टेंट होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कांस्टेंट होगी, और एच की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है, सारी वैल्यू यदि आपको पता है, और यहाँ पे मैंने एम स्क्वायर कर दिया, एम स्क्वायर नहीं होगा, और यदि आपको ये सारी वैल्यू पता है और यदि आपने इनको पुट कर दिया, तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी क्या, आपकी 1 kg के बराबर मिलने वाली है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, मास को डिफाइन किया है, या उसकी जो किलोग्राम है उसको डिफाइन किया है। तो बिल्कुल सिंपल, ये सिंपल फंडा है। अब देखो, मैं आपको जो म्यू है उसकी वैल्यू बता देता हूँ कितनी होती है, एच की आपको पता है और सी की भी पता है आपको, तकरीबन आपकी कितनी होती है, 6 पॉइंट आपकी है ना, वो होती है आपकी कितनी, 6 इंटू में 10 दी पावर आपकी 8 होती है, माफ कीजिएगा 3 इंटू में 10 दी पावर आपका 8 होती है। तो ये आपको जो है सारी वैल्यू पता है। अब मैं आपको जो है वी की जो म्यू है उसकी वैल्यू भी बता देता हूँ। तो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये होती है किसकी, म्यू की वैल्यू, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसकी। तो आप सिंपली इस वैल्यू को डाल दीजिए, एच की वैल्यू डाल दीजिए, सी को डाल दीजिए, सारी वैल्यू को पुटअप करके जो आपको एम मिलेगा, जो कि होगा आपका 1 kg के बराबर, उसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ये सारी टर्म देखो, अभी मैं आपको जैसे ये डेल्टा वी सी एस लिखा है, या ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं वो उनको समझाऊंगा तो बहुत आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे, तो उनको आप इतना ध्यान मत दो। सिंपली जो मैंने आपको यहाँ पे साइड में बताया है उतना समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब कुछ आपको डिफाइन करने के लिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, प्लैंक कांस्टेंट की मदद लेके हमने जो है मास को, या जो उसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम को, उसको डिफाइन किया है। अब एक और चीज़ समझ लो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार ये प्लैंक कांस्टेंट वगैरह लिया है, ये सारी चीज़ें ली और इस तरह से हमने मास को जो किलोग्राम है उसको डिफाइन किया है, तो इतना सिंपल नहीं होता है। इसके लिए कई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उसके लिए हमको एक वैक्यूम चैम्बर बनाना पड़ता है, बहुत सारा जो है एक साइंटिफिक तरीका लगता है, तब जाके हम सब डिफाइन कर पाते हैं। ऐसा नहीं है सिंपली हमने जो है लिख के बोल दिया भाई इतना इतना ये ले लो, इतना इतना ये ले लो, ये लो भाई मास आपका डिफाइन हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता, बहुत सारी टेक्निक वहाँ पे लगती हैं। तो ये जो है मेरे जो है तरीके से आपको पूरा समझ आ गया होगा, और जितना मैंने जो है इसको समझा उतना मैंने आपको पूरा बता दिया है। बाकी यदि आपको कोई भी और डाउट गया होगा तो प्लीज़ मुझे लेक्चर के जो एंड होते ही आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें वो डाउट लेने का पूरा प्रयास करूँगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ज़रा इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि जब हम क्या करते हैं, डील करते हैं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि वाइल डीलिंग विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जब हम क्या करते हैं एटम्स वगैरह और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके संग डील करते हैं, तो जो हमारा किलोग्राम रहता है इज एन इनकन्वीनियंट, जो हमारा क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि यार एटम और मॉलिक्यूल्स को आप किलोग्राम में तो मेजर करोगे नहीं, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि यार आपके पास जो है एटम जो है एक किलोग्राम है, मॉलिक्यूल जो है 2 किलोग्राम है, इस तरह से आप बोलोगे नहीं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है, मतलब कि हम इसका जो है प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी फिर थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं किलोग्राम के लिए, एटम के लिए। कैसे करते हैं देखिए ज़रा। तो इन दिस केस में देयर इज एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास को हम बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसे सिंपली यू करके आप लिखोगे, या एएमयू करके भी बोलते हैं। तो अब ये हमने क्या किया है, इस किलोग्राम को ना यूज़ करके हम सिंपली बोलेंगे आपका क्या, यू करके, मतलब 1U 2U। अब ये 1U 2U कैसे बना उसको भी हम जरा पढ़ते हैं, देखिए जरा। तो वो जो बना है आपका, जो हम बोलते हैं 1U, या फिर जिसे हम बोलते हैं 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, वो होता है कि आप क्या करिए
कार्बन को लीजिए जिसका कि क्या है एटॉमिक जो मास है वो है 12। तो आपको कार्बन एटम लेना है जिसका कि क्या है मास जो है 12 है उसका, तो उसको 1/12 पार्ट उसका ले लीजिए, मतलब कि 1/12 पार्ट जो है मास ले लीजिए उस कार्बन एटम का। तो जो मास आपको मिलेगा वो जो होगा आपको क्या मिलेगा 1 AMU, फिर वो आपको 1 यूनिट मास के बराबर मिलेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यार देखो, जैसे हमने क्या किया है, जो हमारा कार्बन का मास है 12 है ना, यहाँ पे लिख के हम बताते हैं, जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 और उसका ही हमने 12 ऐसे ले लिया था, हमें 1 U मिल गया। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम जो है लिथियम वगैरह ले लेते, और लिथियम का जो हम क्या ले लेते, जैसे कि लिथियम वगैरह कोई भी जो है आप एटम ले लेते जिसका कि मास कितना होता आपका, जितना अब होता उसको हम उससे डिवाइड कर देते, है ना। तो ऐसा भी हो सकता था। लेकिन हमने क्या किया, कार्बन को ही क्यों लिया, जैसे कि अभी आपके पास है जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का आपको जो है 16 उसका एटॉमिक मास है, तो आप उसको 16/16 करके भी तो 1 U बना सकते थे। लेकिन हमने जो है कार्बन को ही 12/12 करके क्यों बनाया, ये सबके दिमाग में डाउट आता है, और उसका आज मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। देखो, होता क्या है कि कार्बन एक ऐसा एटम है जो कि कईयों के जो है साथ के बनाता है, आपका रिएक्शन वगैरह करता है, और आप आगे चल के भी पढ़ोगे, और आपने जो है पढ़ा भी होगा क्लास जो है 10th में कार्बन जो उसके बारे में। तो जो एक कार्बन ही एक ऐसा है जो कि आपका पूरा का पूरा जो भी बायोलॉजी है, पूरी पूरी ऑर्गेनिक है, वहाँ पे आपको कार्बन के ही आपको क्या मिलेंगे, कंपाउंड वगैरह मिलेंगे। तो कार्बन सबसे ज़्यादा जो है क्या बनाता है आपका, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी जो है क्या बनाता है, वो कंपाउंड बनाता है। इस कारण से जब भी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, हमें कार्बन का जो है आसानी से पता चल जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ जो भी रिएक्टेंट हैं उनका हम आसानी से क्या कर पाते हैं, उनका मास या उनकी रिएक्टेंट वगैरह को आसानी से मेजर कर लेते हैं। इसलिए हमने क्या किया, कार्बन का 1/12 पार्ट लिया है, ना कि आपका इन सभी का। तो इसलिए हम इसका जो यूनिट हमने बनाई है वो कार्बन का 12 बनाई है, और इसलिए इसको हमने लिखा है कैसे करके, आपका 1/12। और अब यहाँ पे जो हमने 12 लिया है वो इसका एक 12 वाला, जिसका कि जो आइसोटॉप है वो आपका क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। वैसे इसका देखो 13 भी होता है आपका, इसका जो है 14 भी होता है, लेकिन हमने 12 वाले को ही लिया है। तो उसका हमने कौन सा आइसोटॉप लिया है, जिसका कि एटॉमिक जो मास है वो 12 हो, इंक्लूडिंग दी मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है आपका 1.66 × 10⁻27 kg होता है। तो ये सब यहाँ पे लिखी हुई एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो मास है आपका वो कॉमनली अवेलेबल होता है, आपका ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइन बाय अ कॉमन बैलेंस लाइक द वन यूज इन अ ग्रोसरी शॉप। बोल रहे हैं जो मास आपका है वो हमारा कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट है ना। और जो है हमारा यूज़ करते हैं हम जब भी क्या करते हैं, देखो आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो सब्जी वगैरह लेने जाते हो, तो वहाँ पे वो जो मैंने आपको पहले बताया था वो एक बांट वगैरह रख के आपको क्या करते हैं, बैलेंस वगैरह करके जितना आप जो है आप मांगते हो, जैसे आपने मांगा भाई 1 किलो 2 किलो जैसे करके मांगते हो, तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, आपको उससे बैलेंस करके वो उतना जितनी भी वहाँ पे बैलेंसिंग होती है उतना आपको वो सब्जी वगैरह दे देते हैं, या फिर जो है आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसके लिए तो हम बिल्कुल सिंपल वाला यूज़ करते हैं, लेकिन जब लार्ज मासेस की हम बात करते हैं इन द यूनिवर्स में, जैसे कि आपका एक प्लानेट है उसका मास की हम बात करें, स्टार की ईटीसी, तो ये जो रहते हैं आपके बेस्ड होते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी मेजर बाय द यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड, जो कि आप चैप्टर 8 में समझोगे। मतलब क्या है कि सिंपली यदि आपको सब्जी वगैरह लेनी होती तो आप सिंपली क्या करते हो, 1 kg 2 kg में उसको नाप वगैरह करके मेजर करके ले लेते हो, या उसका पता रहता है आपको। लेकिन यदि हम बात करते हैं जैसे आपका कोई प्लानेट है, दूर का कोई स्टार है, तो उनका हम मास कैसे मेजर करें, ऐसा तो है नहीं आप जो है कोई भी जो है तो वहाँ पे वो लेके चले जाओगे, बैलेंसिंग जो रहता है आपका मेजर करने वाला उसको लेके चले जाओगे, और आप जो है मेजर कर लोगे भाई इसका इतना वजन है उसका इतना वजन है, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप जो है चैप्टर 8 में पढ़ोगे, एक तरीका होता है ग्रेविटेशन लॉ से हम उसको मेजर करते हैं, वो आपको चैप्टर 8 में ही मिलेगा, तो वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। अब बोल रहे हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ अ स्मॉल मासेस के लिए, जब हम छोटे छोटे मास वगैरह का जो है मेजर करते हैं, जैसे कि आपको एटॉमिक या फिर सम एटॉमिक पार्टिकल्स का ईटीसी, तो बी मेक यूज ऑफ मास जो है स्पेक्ट्रोग्राफ इन विच रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये जो लाइन है आपको एक मेथड बताती है जो कि होती है कि आपकी स्पेक्ट्रोग्राफ,
और इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या करते हैं, जो ट्रैजेक्टरी रहती है रेडियस वगैरह की, उसको हम मेज़र करते हैं। और इसी तरीके से हम जो क्या करते हैं, जो हमारे एटम होते हैं उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन है, उन सभी का मास को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब ये मेथड है स्पेक्ट्रोग्राफ, और इसको जो है हम यहाँ तो बता नहीं सकते क्योंकि इसको तो आप एनिमेशन से समझ पाओगे, तो वो आपको यहाँ पे दिख रही है। अब एक और बात है कि यार, जैसे कि जो मास यहाँ पे बोला जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल का जो कि मूव कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये किस तरह से होता है वो भी ज़रा समझो। कि जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह रहेगा, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो पास करेगा तो वो किस तरह से करेगा, मतलब कि वो ऐसे जाएगा या फिर वो सिंपली सीधा निकल जाएगा। तो इस तरीके से उनकी ट्रेजेक्टरी को हम क्या करते हैं, वहाँ पे देखते हैं। और किसी का ज़्यादा जो है क्या है मास है, तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा या फिर क्या होगा, वो सारी बातें फिर आपको क्लास 12th में और अच्छे से समझ आएगी। अभी के लिए इस लेक्चर में तो हम ये मास के बारे में आपको इतना बताएंगे। अब हम आगे लेते हैं आपका क्या है, रेंज ऑफ मास को, है ना, कि जो मास है उसकी रेंज वगैरह कैसी, जैसे हमने वो भी लेंथ वगैरह की देखी थी 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ करके। तो मास की क्या क्या रेंजेस होती हैं, या मास जो है कहाँ कहाँ पे कितना कितना मिलता है, वो हम देखते हैं जरा। तो जो मासेस है आपका ऑफ ऑब्जेक्ट का, बीकम अक्रॉस इन यूनिवर्स बरी ओवर अ वाइड रेंज, आपको जो है बहुत तरह का मास मिलेगा। जैसे कि दीस में बरी फ्रॉम अ टाइनी मास, जो मतलब छोटे छोटे मास जिसका ऑर्डर 10⁻³ किलोग्राम है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉन का मास है। ये फिर ह्यूज मास मिलेगा जो कि आपका 10⁻55 kg है, जो कि आपका यूनिवर्स का ही मास है। तो इस तरीके से आपको ये मास वगैरह की रेंज मिलेगी। और टेबल 2.4 में आपको ये सब रेंज और उनके ऑर्डर वगैरह दिए गए हैं कुछ टिपिकल मासेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट के। तो आप यहाँ पे इनको एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। ये टेबल आपकी जो है 2.4 है, जिसमें कि कुछ कुछ मास दिए गए, जैसे इलेक्ट्रॉन का कितना होता है आपका 10⁻³ होता है, या फिर प्रोटॉन 10 जो है आपका -24 होता है। इस तरह से आप इनका ऑर्डर वगैरह देख सकते हो। तो अब इस लेक्चर में तो हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लेंगे आपका कि किस तरह से मेजरमेंट करते हैं आपके टाइम का। तो ये भी सबसे आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक होने वाला है, क्योंकि जो मेजरमेंट है टाइम का, उसके लिए हम एक एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम वगैरह को पढ़ेंगे, किस तरह से एटम वगैरह की वाइब्रेशन से हम जो है टाइम को मेजरमेंट करते हैं। इस तरह के हम जो है सभी टॉपिक को आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा देखा तो प्लीज़ प्लीज़ जो है गाइस, लाइक वीडियो को जरूर करके जाया करो, और उसको शेयर तो जरूर कर दिया करो, क्योंकि देखो आपके एक शेयर से हो सकता है कि किसी को ये लेक्चर नहीं मिल रहा हो सर्च करने पे, तो उसको शायद मिल जाए। तो आपका एक शेयर जो है क्या करता है, आपका दोस्त है या किसी को भी जो है वो वीडियो को प्रोवाइड करा देता है। प्लीज़ जो है शेयर कर दिया करो, कुछ भी नहीं लगता है शेयर करने में, है ना। तो सिंपली जो आप शेयर जरूर कर दिया करो। बाकी सब्सक्राइब करना मत करना आपके ऊपर है, क्योंकि देखो ये वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आपको अब जो मन करे वो करिए, लेकिन शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को। लाइक करने से देखो हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करने से दूसरों को मदद मिलती है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा देख लिया तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।